हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 और आज इसमें हम लोग करेंगे रिलेशन को स्टार्ट। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने आपको रिलेशन से जुड़ी कुछ बातें बताई थी। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था और सेट थ्योरी के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले आज हम लोग इसमें करेंगे इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रो करेंगे। इंट्रो करने के बाद आज हम लोग फिर इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो इमेजेस एंड प्री इमेजेस के बारे में जानेंगे। इमेजेस एंड प्री इमेजेस को मैं आई एंड पी आई से लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके डोमेन रेंज और फंक्शन को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और आपसे आपका क्लास इसी बोर्ड पे होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 करने वाले, जिसमें हम लोग रिलेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हुए जानेंगे, इमेजेस और प्री इमेजेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसमें कि रिलेशन होता क्या है। तो अब रिलेशन क्या होता है वो देखिए। एक वैसा रिलेशन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, ठीक है। एक वैसा रिलेशन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, ये वाला, लेकिन वो सूझ नहीं रहा है। इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। इसको रीड कैसे करते हैं, रिलेशन सच दैट ए set A to set B, relation such that set A to set B, relation defined from set A to set B। तो उसी को मैथमेटिकल वर्ड में लिख दिया, रिलेशन सच दैट सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो वो किसका सबसेट होगा, ए इंटू बी का, ठीक है। उसी तरह अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइंड हो तो वो ए से बी का सबसेट होगा, बी से ए में डिफाइंड है तो वो बी से ए का तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। और अगर रिलेशन, हाँ, और इस बात पे गौर कीजिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क भी दे दिया कि आपका रिलेशन, तो अगर आपका रिलेशन डिफाइंड है, अगर आपका रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट ए, ठीक है। अगर आपका रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट ए, तो इस हाल में आपको, मतलब अगर सेट ए पे वो डिफाइंड है तो वो कहना चाह रहा है कि, देखिए मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, वो कहना चाह रहा है कि रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है तो सेट ए टू सेट ए ही पे डिफाइंड है, ठीक है। रिलेशन अगर सेट ए पे डिफाइंड है तो वो सेट ए से सेट ए पे डिफाइंड है, तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा हमारा ए इंटू ए का, ठीक है। ये था हमारा रिलेशन का इंट्रोडक्शन। अरे ये रुको, तो इतने दूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए।
लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का बात आता है डोमेन, रेंज और फंक्शन के बारे में, कि अब एक रिलेशन का डोमेन, रेंज और फंक्शन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, आसानी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। अब रिलेशन को अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो देखिए। एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, 3 तरीका होता है: रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। रोस्टर फॉर्म को इस तरीके से दर्शाते हैं, एरो डायग्राम से समझना स्टार्ट कीजिए। एरो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है। ठीक है, एक सेट को मैंने नाम दिया सेट ए, एक सेट को नाम दिया मैंने सेट बी। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3। इनके बीच मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, और वो रिलेशन कैसा है? रिलेशन सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ए का जो भी स्क्वायर है वो बी के बराबर है। तो फिर यहाँ मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1 4 9, एक्स्ट्रा में भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ इसका स्क्वायर होना चाहिए जब ये रिलेशन हम लोगों ने दिया। तो इनके बीच अब पेयर कहाँ कहाँ बनेगा, सो देखिए। इनके बीच एक पेयर इनके बीच बनेगा, रुकिए, इनके बीच एक पेयर इनके बीच बनेगा। ठीक है, एक पेयर इनके बीच बनेगा और एक पेयर इनके बीच बनेगा। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म और इस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म का जो नाम है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं एरो डायग्राम। इस फॉर्म का नाम है एरो डायग्राम और इसका नाम है सेट बिल्डर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको इस तरीके से समझिए कि अगर इस तरीके से किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो कहलाएगा हमारा एरो डायग्राम। और इस तरीके से किसी रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है तो वो कहलाएगा हमारा एरो डायग्राम। ठीक है, और अगर इस तरीके से किसी रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है तो वो कहलाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर, और तो सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर, एरो डायग्राम क्लियर। ठीक है, इस पार्ट पे अभी नहीं आइए, इस पार्ट पे मैं आपको लेके आऊँगा। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म क्या कहते हैं? एरो डायग्राम और सेट बिल्डर फॉर्म समझ गए। तो चलिए अब रोस्टर फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। रोस्टर फॉर्म को मैं यहाँ समझा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म के लिए हमारा रिलेशन क्या था? हमारा रिलेशन था ए कॉमा बी सच डैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए जो है वो सेट ए से हो और बी जो है वो सेट बी से हो। ठीक है, तो इसी को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए।
अब इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ। इसी को अब हम लोग रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट था, आप लोग पिछले वाला एरो डायग्राम देख सकते हैं, उसमें 1 और 1 जो था वो 1 सेट ए का एलिमेंट था और 1 सेट बी का भी एलिमेंट था, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो एक एलिमेंट ये हो गया। दूसरा था हमारा 2 जो कि सेट ए का था और 4 जो कि सेट बी का था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। तीसरा था हमारा 3 और चौथा था हमारा 9, जिसमें 3 सेट ए का था, 9 सेट बी का था, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को जो है वो रोस्टर फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, जनरली आप इतना मान लीजिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो रोस्टर फॉर्म का ही एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इतना तक समझ में आया आप लोगों को? ये भी क्लियर हुआ? आपका ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में इतना ही। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा लेकिन थोड़ा देर में। अब आप लोग इस पे और फरमाइएगा डोमेन पे। तो चलिए डोमेन पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। अब किसी भी रिलेशन के बारे में हम लोग डोमेन रेंज और कोडोमेन कैसे निकालेंगे उसके, वो देखिए। किसी भी रिलेशन का डोमेन रेंज या कोडोमेन निकालने से पहले, ठीक है, हम लोग देखेंगे वो रिलेशन किस में और किस में डिफाइंड है। यहाँ रिलेशन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। ठीक है, तो आप डोमेन का डिफिनेशन पढ़िएगा। तो सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी से डिफाइंड होता है वो होता है उसका डोमेन। सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए से डिफाइंड होता है वो होता है उसका रेंज। और कोडोमेन क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट सेट बी। इन तीनों को आप याद रखिएगा। तो एरो डायग्राम के जरिए हम लोगों ने ये समझाने की कोशिश की है। तो एरो डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको यहीं बना देता हूँ। और आप अगर आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है तो आप लोग इसका डोमेन कोडोमेन ये सब निकालना स्टार्ट कीजिए। इनके और इनके बीच में रिलेशन है आर। ठीक है, ये सेट ए का है, ये सेट बी का है। 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5 भी है। तो 1 2 3 4 5, 2 5 9 11 12, 2 5 9 11 12। और इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है दोस्तों? तो अगर आप लोगों को डायग्राम ठीक से दिख रहा होगा तो 1 और 5 के बीच में है। करो जरा चेंज कर रहे। एक 1 और 5 के बीच में है, दूसरा 3 और 9 के बीच में है, चौथा 4 और 11 के बीच में है, और पांचवा 5 और 11 के बीच में है। करो ज़्यादा थोड़ा हल्का हो गया, इसको डार्क कर लेते हैं। 1 और 5 के बीच में है, 2 से नहीं है ना, 3 और 9 के बीच में, 4 और 11, 5 और 11। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिलेशन डिफाइंड है। तो अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी से डिफाइंड है। यहाँ पे देखिएगा तो सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी से रिलेटेड है वो कौन कौन सा है? एक 1 है, 3 है और 5 है। तो डोमेन में हमारा क्या हो जाएगा? 1 3 और 5। 1 3 और 5 हो गया इसका डोमेन। ठीक है, इसका रेंज क्या हो जाएगा? सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए से डिफाइंड है तो कौन कौन है? 5 है, 9 है, 12 नहीं, 5 है, 9 है और 11 है। यहाँ पे एक और आएगा दोस्तों 4।
एक और आएगा यहाँ पे 4, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, एक और आएगा 4, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो आ जाएगा हमारा 2, 9, 11, ठीक है। और कोडोमेन का बात करें तो कोडोमेन का अगर हम लोग बात करेंगे तो कोडोमेन जो है वो कंप्लीट सेट भी आता है, इसमें रिलेशन नहीं देखना किसके किसके बीच में है। तो यहाँ आप लोग कोडोमेन को डायरेक्ट सेट भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इस तरीके से एलिमेंट में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन कोडोमेन और मतलब ये समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डोमेन कोडोमेन समझने के बाद इमेजेस और प्री इमेजेस क्या होते हैं, ठीक है। फिगर को थोड़ा ढंग से देखने का कोशिश कीजिएगा। फिगर बढ़ भी नहीं रही है, नहीं तो मैं बढ़ा के दिखा देता। बढ़ सकती है फिगर, हाँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर दिख रहा होगा। हाइलाइटर का यूज़ करो। हमारे ये एरो डायग्राम है, ठीक है। एरो डायग्राम में यहाँ देखिएगा आप लोग, बरस को ज़्यादा छोटा कोई इधर मतलब डोमेन देखिएगा तो मतलब डोमेन में जो है वो डोमेन को जो एलिमेंट्स है उसको प्री इमेज कहा जाता है, रेंज के जो एलिमेंट्स है उसको इमेज कहा जाता है। डोमेन और मतलब रेंज अभी तो इमेजेस और प्री इमेजेस आप लोगों को क्लियर होगा। डोमेन के एलिमेंट्स को प्री इमेजेस कहते हैं और रेंज के एलिमेंट्स को इमेज कहते हैं। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट इज़ द इमेज ऑफ 2 अंडर आर। आर के अंदर में इस रिलेशन में 2 का इमेज कौन है। तो 2 देखिएगा अगर आप लोग तो 2 किससे किससे रिलेटेड है। एक 2 से है, इमेज पूछा है ना, तो इमेज मतलब रेंज वाले साइड से आएगा। एक 2 से 2 रिलेटेड है और एक 9 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 2 और 9। उसी तरीके से रिलेशन के अंदर 3 का इमेज कौन सा है। 3 का इमेज पूछे, यहाँ 3 देखेंगे और यहाँ इमेज देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 7, ठीक है। उसी तरीके से कि अब यहाँ 7 का प्री इमेज कौन है। तो अब 7 का प्री इमेज पूछा तो डोमेन और सेट देखेंगे। 7 यहाँ किससे रिलेटेड है, 3 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अब उसी तरीके से कि यहाँ 9 का अब प्री इमेज कौन है इस रिलेशन के अंदर। तो 9 का प्री इमेज देखेंगे तो 9 का प्री इमेज यहाँ 2 है, 4 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। उसी तरीके से आपको इमेज और प्री इमेज छाटना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी रिलेशन का इन्वर्स क्या होता है। तो अब इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक एरो डायग्राम है, ठीक है। हाँ, और पहली बात तो इस पे गौर फरमाइए, रिलेशन का मतलब ये नहीं है आर इन्वर्स इज इक्वल टू 1/r जो रहते हैं, और मतलब इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं और बोलते हैं ये उसका इन्वर्स है। ये यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। आर इन्वर्स का मतलब ये नहीं है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। हमारे पास ये मतलब रिलेशन डिफाइंड था, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन डिफाइंड था। आर इन्वर्स क्या कहेगा उसके बारे में जानते हैं। तो एक खाली पेज की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग 2 सेट बनाए, इसके अंदर एलिमेंट देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। इसके अंदर अगर हम लोग एलिमेंट देते 3 6
5 14, इसको सेट बी का एलिमेंट बोल दे, इसको सेट ए का एलिमेंट बोल दे, ठीक है। ये 6 है, इसको सेट ए का एलिमेंट बोल दे, इसको सेट बी का एलिमेंट बोल दे, और यहाँ बोल दे इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। और किन किन एलिमेंट जो है और कौन कौन एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसकी बात करें तो उसको मैं डॉटेड लाइन से दर्शा देता हूँ। 1 जो है वो 6 के साथ है, 2 जो है वो 3 के साथ है, 3 जो है वो 5 के साथ है, 4 जो है वो 5 के साथ है, और 5 भी जो है वो 5 के साथ है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे आर इनवर्स। हाँ, अब जब हम लोग आर इनवर्स पढ़ रहे हैं तो ये हो गया हमारा आर, ठीक है। और अगर हम लोग को आर इनवर्स का बात किया जाए तो इसी का आर इनवर्स हम लोग किस तरह बनाएंगे, इसी का आर इनवर्स हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हमारा सेट बी पहले आ जाएगा, सेट ए पहले और सेट ए पहले था तो बाद में आ जाएगा। सेट बी के एलिमेंट थे 3 6 9 नहीं 3 6 5 और 14, ठीक है। 3 6 5 और 14 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सेट ए के एलिमेंट्स थे। इनके बीच में अब कौन सा रिलेशन डिफाइंड है, तो इनके बीच में रिलेशन डिफाइंड है आर इनवर्स। इसको यहाँ लिख देता हूँ, इनके बीच में रिलेशन डिफाइंड है आर इनवर्स। और 3 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, और 6 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 3 4 5 ये सब जो है वो 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आर इनवर्स हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अब एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अब इसे गौर कीजिएगा। इसका जो रेंज है 3 6 और 5, ठीक है। इसका रेंज है 3 6 और 5, और इसका डोमेन क्या है, तो 1 2 3 4 5। इसका डोमेन क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए बात कर लिए, रिलेशन आर के लिए, ठीक है। अब आर इनवर्स की बात करें तो अब अगर हम लोग आर इनवर्स के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा इसका रेंज क्या क्या आएगा। रेंज जो बाद में मतलब सेट लिखा हुआ है उसका एलिमेंट्स होता है। आर इनवर्स के अगर रेंज की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और इसके कोड नहीं, और इसके डोमेन को देखेंगे तो इसमें आएंगे 3 6 और 5। गौर से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। इसके डोमेन को चेक करें तो इसमें एलिमेंट आएंगे 3 4 और 5, ठीक है। अब अगर आप लोग इसके अगर हाईलाइटर अगर आप लोग अगर इसके जो है वो इसके रेंज को देखें और इसके डोमेन को देखें तो क्या ये एक दूसरे के सिमिलर है, 3 6 5। अच्छा दोस्तों, और यहाँ 6 होगा, इसको 6 कर लीजिएगा क्योंकि 3 4 और 5 नहीं, 3 6 और 5 था, इसको 6 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके डोमेन आर का रेंज और आर इनवर्स का डोमेन सेम है, उसी तरह का से आर का डोमेन और आर इनवर्स का रेंज सेम है, ठीक है।
तो आप लोग अब ये बात कह सकते हैं कि नोट पॉइंट डालिएगा एक, आर इनवर्स का जो डोमेन है वो इक्वल है रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आर का जो डोमेन है, रिलेशन आर का जो डोमेन है वो इक्वल है आर इनवर्स ऑफ रेंज ऑफ आर इनवर्स। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलते आगे। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए दोस्तों। तो इतना दूर उम्मीद करता हूँ आपको जो भी समझाया वो समझ में आया। और तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, ए रिलेटेड टू बी, जहाँ पे ए प्लस बी जो है वो 3 से कम है, और ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ गिवन है। ठीक है, और मतलब आप लोगों को अगर नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पता नहीं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो चलिए ए और बी जो है वो इसमें से अगर आप लोग इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखें तो ये वाला है। ठीक है, मैं इससे सॉल्व करता हूँ, आप लोग सेट बिल्डर से सॉल्व कीजिए। तो इतना तक बात ठीक है। एक स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। एक कंडीशन है ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 3, जो हम लोग को दिया हुआ है, और ए भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन आर क्या बचा, हमारे पास रिलेशन आर बचा एक नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1,1 का पेयर ले सकते हैं। जहाँ पे 1 + 1 का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 आएगा, जो कि 3 से कम है। एक हम लोग 1 और 2 का पेयर ले सकते हैं, और जिसको ऐड करने पे 3 आएगा, और एक हम लोग 2 और 1 का पेयर ले सकते हैं जिसको ऐड करने पे भी 3 आएगा। ठीक है, इसके सिवा और कोई कंडीशन नहीं होगी इसकी, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब हम लोग से पूछा गया था, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था डोमेन रेंज और कोडोमेन इसका। तो डोमेन रेंज और कोडोमेन का सवाल है ये। तो इसका डोमेन अगर अब हम लोग निकालें, अगर अब हम लोग इसका डोमेन निकालें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 1 1 2। तो अब यहाँ 1 और 1 2 बार आ रहा है, और डोमेन जो पहले लिखा हुआ एलिमेंट होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ 1 और 1 2 बार आ रहा है, तो एक 1 को हम लोग जो है वो हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन निकल गया। अब इसका रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा 1 2 और 1। तब यहाँ फिर से 1 2 बार आ रहा है, तो हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, और कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन आप लोग सोच के बताइए। देखिए, कोडोमेन कंप्लीट सेट बी होता था। ठीक है, जहाँ पे हमारा छोटा बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, और जब बी बिलोंग्स टू सेट बी तो फिर, और बी जो है वो नेचुरल नंबर सेट पे डिफाइंड था, तो हमारा कोडोमेन पूरा नेचुरल नंबर सेट आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना होगा। अगर आपके पास एक रिलेशन ये है, एक सेट ए ये है, एक सेट बी ये है। ठीक है, तो आपको इसको जो है वो
रोस्टर फॉर्म में लिखने बोल रहा है और इधर जो है आपको वो एरो डायग्राम में लिखने बोल रहा है। हमारे पास रिलेशन ये दे दिया है, रिलेशन जो है वो ए और बी में है, ए कॉमा बी में है, जहाँ पे ए और बी जो है वो को प्राइम है, ठीक है। और ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ डायग्राम ऊपर बना दे रहा हूँ। इस पे एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है। और इस पे एलिमेंट है 2 4 और 5। और हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया है वहाँ वो ए एंड बी को प्राइम है। अब जो बच्चे को प्राइम का मतलब नहीं जानते वो इधर देखिए। आपको प्राइम का मतलब आता है कि अगर आपके पास कोई पेयर दिया हुआ ए कॉमा बी का, तो उसका HCF जो है, उसका HCF जो निकालेंगे वो 1 के बराबर आएगा। ये होता है को प्राइम का मतलब, ठीक है। और तो यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो इनके बीच रिलेशन आर डिफाइंड है। और जब रिलेशन आर डिफाइंड है तो 1,2 का HCF 1 आएगा, 1 और 4 का HCF 1 आएगा, 1 और 5 का HCF 1 आएगा। और 2 का HCF नहीं, 2 और 4 का नहीं, और 2 और 5 का। रुकिए ये थोड़ा हौच-पौच हो गया। वन टू का, 1 4 का, 1 5 का, ठीक है। 2 5 का, 3 2 का, 3 4 का, 3 5 का। इन सब का HCF 1 आने वाला है दोस्तों, आप लोग चेक कर सकते हैं। और 4 और 5 का, ठीक है। मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हटाइए, आपको इसको नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ। हमारे पास जो रिलेशन था वो किस में था, 1 2 में, 1 4 में, 1 5 में। आप लोग एरो डायग्राम को ढंग से देखिए। और हमारे पास फिर था 2 और 5 में, उसके बाद था 3 1 में, नहीं 3 2 में, 3 4 में, 3 5 में, ठीक है। और किस में था, और एक था 4 और 5 में, ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक इधर आ जाइए, और क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहा था। एक आप लोग इधर आ जाइए, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एरो डायग्राम, ठीक है। और ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। बस हम लोगों को रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम में ही दिखाना था। क्वेश्चन सॉल्व। देखिए रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम में दिखाना था, दिखा दिया। लगभग में सारे स्लाइड तो हमारे कंप्लीट है। और दो स्लाइड और है दोस्तों। एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, कहीं पे अगर हम लोग से नंबर ऑफ
सबसेट पूछ दे, अगर हम लोग पे कहीं अगर हम लोग से कहीं पे नंबर ऑफ सबसेट पूछ दे तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है तो मान लीजिए तो उसका फॉर्मूला होता है टू का पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे टूटते हैं। यहाँ पे बोलता है कि आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए। लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ ए इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे दिया, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया वो देखिए। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x बिलोंग्स टू जेड, x का जो भी वैल्यू आएगा वो इंटीजर आएगा सच डैट 2 का पावर में x प्लस 2 और 2 का पावर में x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। ठीक है। तो आप लोग अभी इस रिलेशन को देख के आप लोग बेसिक मैथ्स का लेक्चर पढ़े होंगे, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर में x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। अब आप लोग अगर 1 को लिखना चाहे तो किसी भी बेस का पावर अगर 0 रहता है तो 1 हो जाता है वो। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 1 बनाना है तो हम लोग बेस सेम रखते हुए उसका पावर 0 चढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि अब बेस सेम है तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जब पावर को इक्वेट करना हो तो चलिए x प्लस 2 इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा। और x माइनस 3 आएगा। ठीक है। इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 3 वैल्यू आ जा रहा है, -2, 2 और 3। तो सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से होंगे? -2, 2 और 3। ठीक है, ये एलिमेंट होंगे सेट ए में। ये एलिमेंट हुआ हमारा सेट ए के। ठीक उसी तरह सेट बी हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया है, x बिलोंग्स टू जेड, x का वैल्यू एक इंटीजर होना चाहिए और ये रिलेशन दे दिया है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे -3। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास सेट बी में क्या दिया है। सो हमारे पास सेट बी का रिलेशन ये है। ये हमारा किसका रिलेशन है? सेट बी का। ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। इतना तक बात क्लियर है। तो हमारे पास जो कंडीशन दिया है उसे लिखेंगे। इसे आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 -2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10 -1। इसको सॉल्व करना मैंने बेसिक मैथ्स में बताया दोस्तों।
एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से -1 से 5, -1 और 5 में ओपन लगा हुआ है, ठीक है, -1 और 5 में ओपन लगा हुआ है। तो आप लोग सेट बी पे अगर गौर फरमाइएगा तो सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, -1 को छोड़ के लेंगे 0 1 2 3 4, 5 ही तक लेना है, लेकिन 5 में ओपन लगा हुआ है तो 5 को नहीं लेंगे। और एक्स को 1 2 3 4 5 ही क्यों लिया, 1.1 1.2 क्यों नहीं लिया, क्या कि यहाँ पे एक्स जो है वो इंटीजर था, ठीक है। तो सेट बी का एलिमेंट हमारा हम मतलब ये है। ठीक है, सेट ए और सेट बी का एलिमेंट हमारा ये है। और फिर बाकी का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अदर सेट ए इंटू बी इज, नंबर ऑफ सबसेट का भी अभी फार्मूला बताया मैंने आपको। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, ठीक है। सेट थ्योरी अगर आप लोगों ने हल्का सा भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, और यही बता दे रहा हूँ, लिख के बताता हूँ। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। 4 3 और 4 आया, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसका एक फार्मूला होता है, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 और ई कितना है 4, तो 2 टू द पावर 12 हो जाएगा इसका आंसर, अगर आप लोग इसको आगे सॉल्व कर पाए तो। देखता हूँ ऑप्शन किस में दिए मैं, हाँ 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 18, 2 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 15, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा वो आएगा आपका ये वाला, ठीक है, क्लियर। हाँ, और आपको एक बात बताने वाला था कि आपको जो नोट्स है आज भर मतलब इधर उधर करके मिलेंगे, आप लोग इसे सेट कर लीजिएगा या फिर मैं पेज नंबर लिख के दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये स्लाइड आपका जो है वो होमवर्क है। जिन बच्चों ने सेट थ्योरी पढ़ी उनके लिए भी ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन का साइन होता है ये बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लिया और बीच में इंटू का साइन था इसलिए इंटू ही छोड़ दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक उसी तरीके से आप लोग दूसरे का बना लीजिएगा। और फिर इधर आता है इधर देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इंटू सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इंटू सी इंटरसेक्शन बी इंटू सी इंटू ए। अगर हम लोग कुछ इस तरीके से करें तो क्या आएगा। हाँ, तो उसके लिए आप लोग देखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है, ये नंबर नहीं दोस्तों, ये इंटरसेक्शन का साइन है, इसे डार्क कर देता हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटू में एक सेकेंड,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल था इसलिए इसे लगाया। उसके बाद इनके बीच में इंटू का सिंबल था इसलिए लगाया, ठीक है। फिर इनके और इनके बीच में इसका सिंबल था और फिर इंटू का सिंबल करके वैसे हम लोगों ने लगाया। तो इन दो फार्मूला को आप लोग होमवर्क के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पेज नंबर सेट कर देते हैं और इसी के साथ आपका क्लास हुआ ख़त्म, ठीक है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, इसे दे दीजिएगा पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, एक सेकेंड इरेजर, इसे 6 नहीं दीजिएगा दोस्तों, नहीं इसे 6 दीजिएगा, नहीं इसे 7 दीजिएगा। इसे दे दीजिएगा पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10। मैं पेज नंबर सेट करते रहा हूँ दोस्तों। अब इसे दीजिएगा पेज नंबर 11, इसे तो भूल ही गया। इसे पेज नंबर 0 दे दीजिएगा, ठीक है। शुरुआती इंट्रोड था। इन लोग को आप लोग 5 और 6 के बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 और 6 के बीच में इस चीज़ को लिख दीजिएगा। इन 11 और कितने पेज बचे? दोस्तों मैं इसे ढंग से सेट करके मतलब अब पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे वो देखिए। इंस्टाग्राम चैनल हमारा यहाँ टेक्नो सक्सेस
01 आपको हमारे नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से जाके जो है, हाँ तो आप लोग यहाँ से जाके नोट्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया हो। और मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, जो कि रिलेशन के कंपोजिट फंक्शन के बारे में होने वाला है। रिलेशन एक से आधे लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।